हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सर एग्ज़ाम्स तो पास आने ही वाले हैं, तो पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी। तो आपकी पढ़ाई को थोड़ा-सा और बूस्ट करने के लिए मैं सीए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट का एबीसी एनालिसिस की वीडियो लेके आ गया हूँ। तो बेसिकली एबीसी एनालिसिस में हम क्या कवर करेंगे, वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं रखेंगे। और इसमें क्या कवर करेंगे मैं पहले आपको बता देता हूँ। भाई पेपर का पैटर्न कैसा होता है? एंड पेपर में कौन से चैप्टर्स कैटेगरी ए में है, कौन से बी में है और कौन से सी में है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि भाई इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ आपको ए कैटेगरी करना है या बी कैटेगरी करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि आपको सब कुछ करना है। बट अगर आप शॉर्ट ऑफ टाइम हो और आप शॉर्ट ऑफ टाइम नहीं भी हो बट आपको पता करना है कि कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और किसमें ज़्यादा एनर्जी और टाइम अपना इन्वेस्ट करना है, ये इसका पर्पज़ रहता है। तो हम कैटेगरी ए वाले चैप्टर देखेंगे, बी देखेंगे, सी भी देखेंगे और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट टेक्स्ट से लेंदी सब्जेक्ट कोई है भी नहीं, तो कैटेगरी ए चैप्टर्स में वो उन चैप्टर का भी ए टॉपिक्स क्या है मतलब जैसे कि हम देखो ट्रांसफर प्राइसिंग है, पता है हमको बट उसमें से भी सबसे ज़्यादा हमको कहाँ फ़ोकस करना है? जैसे हम मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो तो ध्यान रखें कि उस चैप्टर का वो टॉपिक तो कवर हो ही गया है। तो हम लोग इसको इतना डिटेल में देखेंगे, रिसोर्सेज़ कहाँ से फ़ॉलो करने हैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता दूँ अगर आप पूछोगे कि मैंने कौन-सा रिसोर्स फ़ॉलो किया था, तो मैंने तो भंवर खुराना सर के लेक्चर्स देखे थे और उनका कॉम्पैक्ट और कंपाइलर ही किया था और मैक्सिमम आप लोगों ने भी वही किया होगा। बट आपकी जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी है, आप उसका फ़ॉलो कर सकते हो। जनरली सभी अ, उसमें प्रैक्टिकल चैप्टर्स में वैसे कि मैंने फर्स्ट ग्रुप के सारे एबीसी एनालिसिस दे डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो यू कैन गो एंड वॉच। तो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उसमें मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ कि क्वेश्चन्स आपको मॉड्यूल से ही प्रैक्टिस करने हैं। बट डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए अगर आपका बीबी सर का कंपाइलर है, तो वो भी इक्विवेलेंट है। क्यों? मैं वो आगे आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलो भाई डिस्कस करते हैं। मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने बीबी सर के लेक्चर्स देखे थे, उन्हीं के नोट्स भी मैंने रेफ़र करे थे 90%। जहाँ-जहाँ मेरे को लग रहा था कि भाई सर के टॉपिक्स सर का बुक में थोड़ा-सा लेंथी दिया हुआ और मेरे पास टाइम कम है, तो मैंने अल्टरनेटिव रिसोर्स भी पढ़े थे और जिससे कि एटलीस्ट इतना कवर हो जाए कि मैं एग्ज़ाम में लिख पाऊँ। वो क्या रिसोर्सेज़ थे, मैं वो सब आपसे शेयर करूँगा। भाई बिना डिले करे अब स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले पेपर का पैटर्न क्या होता है, तो भाई सबसे पहले पेपर का पैटर्न देखते हैं, सभी को पता है ये तो। 80 मार्क्स का आता है डायरेक्ट टेक्स्ट और सेकंड 40 मार्क्स का आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो भाई इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये बता। इंटरनेशनल टैक्सेशन 40 मार्क्स का आता है और आपको पता भी है जैसे 70 मार्क्स का अराउंड 88 मार्क्स की सॉरी प्रैक्टिकल पार्ट रहता है और एमसीक्यू 30 मार्क्स के रहते हैं। तो अब इसमें से हमको क्या कैटेगरी है चैप्टर कौन सा? सबसे पहले डिडक्शंस। क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो हम छोड़ने वाले थे। डिडक्शंस भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना। कैटेगरी ए में वो भी सबसे ऊपर मैंने क्यों रखा, मैं आपको रीज़न देता हूँ। भाई डिडक्शन जैसे चैप्टर है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आप बैठोगे पीजीबीपी का क्वेश्चन लेके 100% चांसेस है कि उसमें डिडक्शंस आएगा ही आएगा। डिडक्शंस का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है बट फर्स्ट क्वेश्चन में 100% चांसेस है कि आपको एक ना एक डिडक्शन ज़रूर देखने मिलेगा। चलिए ठीक है सर, यहाँ पे हो जाते हैं 2 नंबर। डीटी डबल ए, डीटी डबल ए जैसे टॉपिक और इकलौता ऐसा मैं मानता हूँ जिसमें स्टेप मार्किंग तक नहीं होती है, या तो पूरा सही होता है या तो पूरा गलत होता है। डीटी डबल ए के क्वेश्चन में सबसे बड़ा हाथ होता है डिडक्शंस का, तो डिडक्शंस तो सबसे पहले करना है भाई, सबसे छोटा ईज़ी है सबसे। किससे करना है, किसी भी फैकल्टी अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से कर सकते हो। बट सर हम पूरे डायरेक्शंस तो कर नहीं सकते, बहुत सारे हैं, तो कम से कम ये तो देख ही लेना भाई, ये तो बिल्कुल देख लेना। 80C, 80 ट्रिपल सी, 80D, 80 क्यूक्यूबी, 80 टीटीए, टीटीबी, 80G, 80 डबल जे डबल ए, 80M, 80 जीजीबी, 80 आईएसी, 80 आरआरबी और 80 जीजीबी, ये शायद रिपीट हो गया फिर से। हाँ, तो ये वाले जो है ना, ये तो आप बिल्कुल ज़रूर देख लेना भाई, ये पीजीबीपी में भी काम आएँगे और आपका डीटी डबल ए में भी काम आएँगे। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको सबसे पहले करो बट जब भी करो ये छोड़ के मत जाना यार। हमारी मेंटालिटी क्या हो जाती है ना, डायरेक्ट टैक्स में इतने बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं, पीजीबीपी, टीपी, एनआर, टैक्सेशन की, ये सब छोटे-छोटे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ में कहाँ-कहाँ ध्यान देना है, ये भी आपको बताऊँगा। सेकंड प्रायोरिटी में आता है पीजीबीपी, ये तो सर सबको पता है पीजीबीपी सबसे ज़्यादा टफ भी है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है, पर मैं आपको बता दूँ ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्यों नहीं है टफ? भाई क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, तो उसमें 15 एडजस्टमेंट होते हैं। 15 में से आप तुक्का मार के भी 10 एडजस्टमेंट प्लस माइनस सही कर दोगे ना, तो उसमें
6 से 8 नंबर आपको मिल ही जाएँगे और अच्छे से अगर आप एडजस्टमेंट करोगे और उसका डिस्क्रिप्शन दे दोगे तो 10 नंबर मिल ही जाएँगे। तो आपको इसमें मान लो कांसेप्ट पता हो, तो आप पर्टिकुलर उसका मतलब जो लाइन आइटम्स होते हैं, जितने पता हो उतने लिख दोगे, उतने मार्क्स मिल जाएँगे। कुछ गलत होगा तो उसका 1 ही नंबर कटेगा। इसलिए पीजीपीपी बिल्कुल सोचना भी नहीं छोड़ने का। सर किससे करें? मैंने बीबी सर न हर जगह इसलिए लिखा क्योंकि मैं उनसे पढ़ा हुआ था। इसका मतलब होता है कि आप अपनी रिस्पेक्टिव फैकल्टी आप इस सब्स्टिट्यूट कर लेना, समझ लेना। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फैकल्टी है, उनके नोट्स देखना, डिटेल नोट्स देखना, उनको अच्छे से लॉजिकली समझना। ये हो गई फर्स्ट रिवीजन का। सेकंड रिवीजन में क्या करें सर? सेकंड रिवीजन में मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक प्लस क्या करना, माइनस क्या करना, इसकी एक शीट बना लो। आपको 90% ऑफ द चांसेस यही है कि आपको एडजस्टमेंट ही आएँगे, कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, उसका क्या ट्रीटमेंट होना है? कैश में पेमेंट कर दिया, उसका क्या ट्रीटमेंट होना है? जीएसटी की पेनल्टी दे दी, उसका क्या ट्रीटमेंट होना है? तो ये सब की आप एक लिस्ट बना सकते हो भाई। आप ये लिस्ट खुद बना लो, इसको 10 बार पढ़ोगे ना, तो जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखोगे आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। अब बोलोगे सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, वीडियो मैं बहुत लेट देख रहा हूँ, बस 1 महीने बाद ही पेपर है। तो भाई सेकंड प्रायोरिटी में यश खंडेलवाल सर हैं, उनके नोट्स देख सकते हो। उनके नोट्स में उनकी एक स्मार्ट रिवीजन की एक शीट है 4 से 5 पेज की जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स कवर हैं, उनमें ऐड और लेस करके दिखा दिया है। तो क्या सर हम डायरेक्ट उसी को रेफ़र कर लेंगे? हमारे पास टाइम भी है बट हमको पढ़ना नहीं है, तो हम डायरेक्ट उसी को शॉर्टकट देख लेते हैं। तो बेटा शॉर्टकट के चक्कर में 6 महीने का लॉन्ग कट हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास टाइम हो, आप अपनी रिस्पेक्टिव फैकल्टी के लॉजिकली अच्छे से सब कांसेप्ट को पढ़ना, सब सेक्शन को पढ़ना, उसके बाद खुद से आप समरी बनाना हर एडजस्टमेंट की और अगर नहीं है, तो फिर आप ये वाला शॉर्टकट ले सकते हो। क्वेश्चंस किसके करने हैं सर? क्वेश्चंस आप बेटा मॉड्यूल के कर लेना, आप मॉड्यूल के कर लेना। पर अगर आप बीबी सर के स्टूडेंट हो तो कंपाइलर कर लेना। मैं बताता हूँ कंपाइलर मैं क्यों बोल रहा हूँ। वैसे मैंने एफआर में भी सिर्फ मॉड्यूल बोला, एसएफएम में भी सिर्फ मॉड्यूल बोला, एससीएमपी में भी सिर्फ मॉड्यूल ही बोलता हूँ बट इसमें कंपाइलर इसलिए क्योंकि भाई कंपाइलर और मॉड्यूल में 19-20 ही फ़र्क है। जनरली क्या होता है एसएफएम में जैसे मैंने फॉरेक्स में 60-70 क्वेश्चन मॉड्यूल में है बट फैकल्टीज़ में देखोगे ना तो 150 क्वेश्चन थे। तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस था। बट अगर बीबी सर की बुक में देखोगे ना तो मॉड्यूल में अगर 50 क्वेश्चन है तो कंपाइलर में 60 क्वेश्चन ही होंगे। और वो 10 क्वेश्चन भी क्या होंगे जो एमटीपी, आरटीपी वाले हैं और रिपीटेड नहीं है क्योंकि एमटीपी, आरटीपी में भी रिपीटेड होते हैं। तो कंपाइलर आप इसलिए कर सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं बट उतने ज़्यादा मॉड्यूल में भी है। आपको देख के लगेगा कि कंपाइलर में इतने ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं बट मॉड्यूल में भी उतने ही होंगे फिर तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रखना, कंपाइलर करना और पीजीबी में एक चीज़ और ध्यान रखना क्वेश्चन्स एक क्वेश्चन्स तो आप जितने रिवीजन करोगे उसमें प्रैक्टिस करना लिख-लिख कर। और बाकी जितने रिविजन्स करोगे उसमें आप जो भी टिपिकल एडजस्टमेंट होता है ना, जो भी डिफ़िकल्ट वाला होता है, उसको मार्क कर लेना अलग से। थर्ड चैप्टर कौन-सा आता है? ट्रांसफर प्राइज़िंग। ट्रांसफर प्राइज़िंग तो सर बहुत बड़ा है। ट्रांसफर प्राइज़िंग में हम क्या देखें? ट्रांसफर प्राइज़िंग में मैं ये बोलता हूँ कि आपका मेजर फ़ोकस रहना चाहिए वो क्वेश्चन्स पे रहना चाहिए। कौन से क्वेश्चन्स पे होना चाहिए? 5 मेथड्स वाले क्वेश्चन में होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ बाकी कुछ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ़ ये पढ़ोगे। ये सिर्फ़ एक पास्ट एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से कॉस्ट प्लस मेथड और रीसेल प्राइस मेथड यही सब क्वेश्चन आते हैं और इसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस गिवन है वो सफिशिएंट है जो या तो बीबी सर की बुक से या मॉड्यूल क्वेश्चंस इसमें हमेशा रिवीजन में लिख के करना, देख के करना और बिल्कुल फोकस यही रखना है कि 5 मेथड वाले क्वेश्चन करो। आप चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो भाई, डीटी बहुत वास्ट है तो आपको करना ही पड़ेगा। ट्रांसफर प्राइसिंग में 4 पार्ट जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जैसे आप हर चैप्टर में कर सकते हो, मैं एक का आपको बता देता हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग में आपका 5 मेथड्स वाला एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट होता है आपका सीबीसीआर रिपोर्टिंग वाला, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट वाला, ये थ्योरी वाला पार्ट एक हो गया। थर्ड वाला पार्ट हो गया 94 बी वाला और थिन कैपिटलाइज़ेशन और सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो ये आपने समझ लो कि एक हो गया रेंज कॉन्सेप्ट। तो ये 4 पार्ट्स में आपने टॉपिक को डिवाइड कर लिया। अब आपका हमेशा फ़ोकस ये रखना है कि 5 मेथड्स वाले क्वेश्चन मेरे को सबसे पहले करने हैं। उसके बाद मेरे को बाकी चीज़ें करनी है। अब मान लो आप 3 रिवीजन करते हो, तो थर्ड रिवीजन में हो सकता है आपके पास टाइम कम हो, तो जो टॉप में आपने रखा हो हर चैप्टर को, उसको तो देख ही लेना। तो भाई देखो डायरेक्ट टेक्स्ट बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें आपको एबीसी एनालिसिस में भी चैप्टर के अंदर का एबीसी एनालिसिस भी करना पड़ेगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है? अब आते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पे। ये भी बहुत बड़ा है भाई, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें क्या-क्या करना है? इसको बिल्कुल पूरा करना है और मैं आपको बता देता हूँ कि एटलीस्ट पीजीबीपी से भी 10 नंबर का तो बिल्कुल 10 से 15 नंबर का आता ही है, ट्रांसफर प्राइसिंग से 10 से 15 नंबर का भी आता है और एनआर टैक्सेशन से भी 15 नंबर का आता है।
एनआर टैक्सेशन में आप लोग को इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं, पोएम वाला कंसेप्ट है 44 बी, 44 बीबीए, एनआरआई वाला 115 ए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्समैन वाले क्वेश्चन, सेक्शन 9, सेक्शन 44 सी। सर ये तो पूरा चैप्टर ही बता दिया। नहीं बेटा, इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो बी एस सी कैटेगरी में। फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ ये टॉपिक नहीं पढ़ना, आप पढ़ना आपको पूरा है फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग एंड ऑनवर्ड्स में आप ज़्यादा फोकस इन टॉपिक्स में कर सकते हो। क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा फोकस करना, और इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखना भाई, इसमें रेट्स बहुत सारे हैं। रेट्स बहुत सारे हैं, आपको रेट्स लर्न करना पड़ेगा। इसके एक सेपरेट, आप मैं लास्ट में बताऊँगा टिप्स में, सेपरेट एक शीट बना लेना सब सब लिस्ट की। और अगर आपको लगता है कि आपकी रेगुलर फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नोट है और कंपाइल नहीं कर पा रहे हो, तो अगेन यश खंडेलवाल सर का रिसोर्स है कुछ, उनने जो एक शॉर्टकट में 5 से 10 पेज में शीट दी है। यश खंडेलवाल नहीं, शायद अतुल अग्रवाल सर ने दी है। दोनों में से आप देख लेना, दोनों ने दी होगी। यार यार आजकल यूट्यूब, टेलीग्राम में इतने रिसोर्सेज़ अवेलेबल है ना, कि अगर आप बहाने तो नहीं दे सकते हो कि मेरे पास पढ़ने के लिए रिसोर्स नहीं था या मेरे से बनता नहीं था। ये तो बिल्कुल नहीं दे सकते हो। अगर आप दिल से चाहोगे ना, सब मिल जाएगा। और अगर कुछ नहीं मिले ना शॉर्टकट वाला कुछ भी अप्रोच, तो मेरे को मैसेज करना। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जॉइन कर लेना। कुछ भी चाहिए वहाँ मैसेज करना, मैं ढूँढ के शेयर करूँगा। अगला चैप्टर जो ए कैटेगरी में आता है भाई, वो है चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट, सॉरी, चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट सर थोड़ा-सा टफ भी है, थोड़ा-सा टफ क्यों है? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर देता है भाई ये। 2 टाइप के क्वेश्चन ही सिर्फ़ आते हैं, इनकम बेस्ड, एग्ज़िट टैक्स। दोनों आपको करके जाने हैं भाई, दोनों करने हैं, इसमें कोई कंजूसी नहीं। काफ़ी टाइम से इनकम बेस्ड भी आ रहा है, और एग्ज़िट टैक्स काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा है, आ सकता है। बट अगेन कुछ नहीं, आईसीएआई का भरोसा, हो सकता है इनकम बेस्ड ही दे दे या एग्ज़िट टैक्स दे दे। और भाई इसमें थ्योरी में भी फ़ोकस करना है। इसमें थ्योरी क्वेश्चन्स भी आ जाते हैं। थ्योरी कैसे आ जाते हैं? 2-2 नम 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे देंगे, जिसमें ढाई ढाई नंबर का 2 पॉइंट्स दे देंगे। अब वो दोनों पॉइंट्स को आपको एनालाइज़ करना है और थ्योरी ही लिखनी है। कम चांसेस होते हैं बट आ जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि क्या एलिजिबिलिटी है आपका 12 डबल ए बी में रजिस्ट्रेशन लेने की? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? मंदिर मस्जिद है, वो ले पाएंगे? ऐसा आ जाता है। एनोनिमस डोनेशन, ये सब सब भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ये का डिफ़िकल्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसका एडजस्टमेंट थोड़ा-सा टिपिकल होता है। तो इस चैप्टर में ये ज़्यादा फ़ोकस करना और क्वेश्चंस पे ज़्यादा फ़ोकस करना, ठीक है। अगला चैप्टर आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी करना है। आप लोग सोच रहे होगे सर आप तो सभी तो एक कैटेगरी में बता दे रहे हो। नहीं बेटा, ये तो अभी बस 5-10 चैप्टर है। इसके बाद मेन तो अभी आने वाला है, छोटे-छोटे चैप्टर्स। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन से पूरा पढ़ना है क्या? कैपिटल गेन बेटा इंटर में भी है, फाइनल में भी है। और कैपिटल गेन का इंटर वाला पार्ट ही फाइनल में भी कुछ-कुछ पार्ट रिपीट हुआ है। तो वो आप बीएससी कैटेगरी में समझ सकते हो, रख सकते हो उसको। बट इसमें आपको बेसिक्स आना चाहिए, जैसे इंडेक्सेशन आना चाहिए, और जो भी इसमें ट्रिपल वन ए, ट्रिपल वन और 112 ए, ये वाले टॉपिक है। एसटीसीजी, एलटीसीजी क्या होता है, ये आना चाहिए। बेसिक्स तो आना चाहिए। और मेन जो इस चैप्टर का भी जो शो स्टॉपर बन के बैठा है भाई, स्लम्प सेल बैठा है। मेरे अटेम्प्ट में ये एमसीक्यू में आया था, फर्स्ट क्वेश्चन आया था। तो भाई स्लम सेल बिल्कुल करना है। 44 45 4 और 9 बी बहुत टिपिकल है, आए भी नहीं है। बिल्कुल आ सकते हैं ये। इसका मॉड्यूल मई 22 की आरटीपी में आई थिंक था। तो ये बिल्कुल आपको करना है। ये 3 चीज़ें बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वाला आई डोंट नो व्हाई दिस इज़, चलो सॉरी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये स्लम्प सेल और 44 45 4 9 बी ये ज़रूर करना है। ट्रिपल वन ए, 112 ए वाला ज़रूर करना है। इसके बाद बाकी जो टॉपिक्स बचते हैं वो आप बीएससी कैटेगरी में रख सकते हो। अब आता है टीडीएस टीसीएस। भाई टीडीएस टीसीएस 10 नंबर का आता ही है, आता ही है। फर्स्ट प्रायोरिटी प्रायोरिटी आपको कैसे रखना है कि आपको सब कुछ फर्स्ट रीडिंग में पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको फिर से नहीं लेके सब पढ़ने बैठ जाना है। उसके बाद आपको करना है, खुद में 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं टीडीएस वाले, हर टॉपिक के लिए, कि भाई रेट क्या है? कब लगता है ये? व्हेन? इसकी कुछ लिमिट है क्या? अदर कंडीशंस है क्या? ये 4 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में खुद से पूछना है, रिवीजन करते टाइम पे। कैसे पूछना है सर? हम लोग जनरली क्या करते हैं, 194 सी देखा और पढ़ते रह गए कि ये रेट है, ये कंडीशंस है, ये लिमिट है। ऐसा नहीं करना है, आपको खुद से क्वेश्चन करना है। टीडीएस पढ़ रहे हो तो रेट क्या है?
तो रेट आपको खुद याद आना चाहिए कि सर 1% है, 0.75% है, कुछ 6 महीने में पेमेंट किए हो तो ऐसा कुछ कंडीशन थी, ठीक है। कब लगेगा? व्हेन जब लगेगा जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है एडवर्टाइज़मेंट वगैरह, ब्रॉडकास्टिंग ये सब आपको डेफिनिशन नहीं पढ़ना बट कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के लिए आता है। लिमिट क्या है? लिमिट 30,000 है और 1 लाख है। बस कुछ अदर कंडीशंस है क्या? येस, अदर कंडीशंस है कि भाई अगर गवर्नमेंट का टीडीएस हो तो सेम मंथ में डिडक्ट करके पे करना है, जमा करना है और अगर अदर्स वाले हों तो नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख और अगर मार्च का है तो 30th अप्रैल जो भी है ये सब। तो आपको टीडीएस के लिए ये अप्रोच रखना है। अब इसके लिए मैं बोलता हूँ कि सर आपको नोट्स किसके रखने हैं? अपने जो भी फैकल्टी है उसके रेगुलर नोट्स से देख सकते हो बट समरी अगर बनानी हो ना तो चाहिए हो तो अतुल अग्रवाल सर की समरी है और मैं बताऊँ तो मैंने फर्स्ट डे से ही अतुल अग्रवाल की समरी देख ली थी। इसलिए देख ली थी क्योंकि ये 4 क्वेश्चन्स ईज़िली मिल जाते हैं भाई उनके नोट्स में और ये 4 क्वेश्चन के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। स्पेशल फ़ोकस कहाँ रखना है सर? 194 क्यू और 206 सी 1H वाला जो कॉम्बिनेशन वाले इनके क्वेश्चन्स हैं ना ये सीधा 5 से 10 नंबर के भी हैं। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हो गई, एक कैटेगरी में एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, क्या-क्या हो गया? डिडक्शंस हो गया, पीजीबीपी हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, एनआर टैक्सेशन हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, कैपिटल गेन हो गया, टीडीएस, टीसीएस हो गया। क्या सर खत्म हो गया है? अभी नहीं हुआ है बेटा ये कैटेगरी खत्म। अब आता है ऑप्शनल टैक्स रेट। ऑप्शनल टैक्स रेट क्यों करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में ही आ सकता है ऑप्शनल टैक्स रेट। पीजीबीपी के एडजस्टमेंट के साथ आपको टैक्स रेट निकालने दे देगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। 115 बीएए, बीएबी, बीएसी और भी जितने आए हैं वो सब आपको देखना है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो यश खंडेलवाल सर की 30 मिनट की वीडियो है भाई, सिर्फ़ 30 मिनट की वीडियो है। बहुत लॉजिकली क्लियर हो जाएँगे, क्या-क्या कंडीशंस है वो भी याद हो जाएँगी उसमें। वो देखने के बाद आप ईज़िली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरे को कमेंट करके बताना। अगला आता है गार। गार में आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है बट कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख लो और मॉड्यूल के क्वेश्चन देख लो, 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना बेटा इसमें। अगला टॉपिक आता है मैट और एएमटी। मैट और एएमटी में मैंने क्या लिखा है? लर्न, लर्न, लर्न। भाई मेरे को पर्सनली मैट बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता था। बीबी सर की वीडियो लगा के मैं उसको 10 बार सुनता रहता था और एडजस्टमेंट याद करता रहता था और मैंने लिख लिए थे 14-15 एडजस्टमेंट थे उसके। और वो एडजस्टमेंट या लिखने के बाद उसी को बार-बार देखता रहता था। तो ये मैट तो करना ही है भाई, मैट का क्वेश्चन आता ही है। फिर 8 से 10 नंबर का भी फँस सकता है पीजीबीपी के साथ में। तो ये आपको करना ही है। और हाँ, एक और चीज़ आपने किसी भी फैकल्टी के अगर लेक्चर देखे हों और आपको लगता है कि मेरी फैकल्टी अच्छे से नहीं रिवीज़न करवा पा रही है, तो आप नोट्स भले किसी के रेफ़र करो पर वीडियो भंवर सर का देख सकते हो। भाई, ये कुछ मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या ऐसा नहीं हो कि पागल हैं सब बीबी सर के पीछे। आप खुद ही देखो उनके व्यूज़ भी 4-4 5-5 लाख आते हैं। मतलब लोग जेन्युइनली देखते हैं, एडमायर करते हैं, कमेंट भी करते हैं और उनको रिज़ल्ट मिलता है इसलिए वो जूनियर को सजेस्ट करते हैं। वो 1 से डेढ़ घंटे में आपको सारे कांसेप्ट भी कवर हो जाएँगे और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी के बेकार नहीं है, यश खंडेलवाल सर का भी बहुत अच्छा है, अतुल अग्रवाल सर का भी बहुत अच्छा है। बट मैंने जिनका फ़ॉलो किया था मैं उनको आपको बता पा रहा हूँ। अगला टॉपिक आता है डीटी डबल ए। डीटी डबल ए भी ए कैटेगरी चैप्टर है और इसमें आप क्वेश्चन्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। डीटी डबल ए इकलौता चैप्टर है ना जिसमें स्टेप मार्किंग मैं मानता हूँ कि नहीं हो सकती है। या तो पूरा गलत होगा या तो पूरा सही होगा और ये श्योर हूँ मैं कि आपका आधे घंटे लेके भी डूबेगा एग्ज़ाम में। इसमें बहुत प्रैक्टिस आपको ऐसी करनी है कि आपको एडजस्टमेंट बहुत बिल्कुल ध्यान रहे और जल्दी हो पाए। मेन आपको फ़ोकस ये रखना है कि मेरा 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें गलत हुआ तो पूरा गलत होना है। ये हो गया आपके ए कैटेगरी चैप्टर्स। सर बहुत सारे चैप्टर्स हो गए, बेटा डायरेक्ट टैक्स है ये। फिर से कर लेते हैं डिडक्शंस हो गया, पीजीबीपी हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, एनआर टैक्सेशन हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, टीडीएस, टीसीएस हो गया और गार हो गया, डीटी डबल ए, मैट एएमटी। ये आपका मैं अराउंड बोलूँ तो 60 से 70 नंबर का तो आपका कवरेज एटलीस्ट हो जाएगा। ये पहली प्रायोरिटी में करना, अच्छे से करना बेटा। पहले ये चैप्टर्स कर लेना, रिवीजन भी इनका कर लेना, फिर बाकी चीज़ें करना, ठीक है? अब कैटेगरी बी में आते हैं। कैटेगरी बी मतलब क्या सर उसमें कम मार्क्स का आता है क्या? सेज़ कंपल्सरी आता है, कम मार्क्स का आता है और बोरिंग भी है थोड़े से चैप्टर फ्रैंकली स्पीकिंग। कैटेगरी में क्या? बिज़नेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, सिक्योरिटाइज़ेशन एंड ऑल अदर स्मॉल टॉपिक। क्या सर ये तो पूरा ही कवर करा दिया है तो कैटेगरी बी में। बेटा ये पूरा कवर नहीं हुआ है। अभी और आना बाकी है। स्मॉल टॉपिक से मेरा मतलब क्या है? टनिस टैक्सेशन, सिक्योरिटाइज़ेशन ये सब छोटे-छोटे चैप्टर्स की लिस्ट बनाना, ये
8 से 10 टॉपिक हैं और इसमें आपको मैं मेनली ट्रिक बताने आया हूँ। ट्रिक ये है कि भाई इसमें सबसे पहले तो 4 से 6 नंबर के श्योर मार्क्स आते ही हैं, क्वेश्चन आता ही है और इसका आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी हर जगह ईज़िली अवेलेबल होता ही है। एओपी, बीओआई आप देखोगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सब रिबेट वगैरह का क्वेश्चन हो। वो आपको लास्ट डे भी देख के जाना है और आपको रिवीजन भी करना है उसका। एक-एक क्वेश्चन, बिज़नेस ट्रस्ट का 1 क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का 1 क्वेश्चन, एओपी, बीआई के 1-2 क्वेश्चन देख लेना, सिक्योरिटाइज़ेशन का 1 क्वेश्चन। श्योर शॉट आता है 4 से 6 नंबर का आता है और इसमें ज़्यादा आप लोग वो उसमें मत ध्यान देना कि भाई क्या होता है, क्यों होता है, एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है। हर फैकल्टी उसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल में बताता है, कुछ नहीं आपको मेन आपको लिमिट में फ़ोकस रखना है। लिमिट्स पे ज़रूर ध्यान रखना है, इसमें लिमिट्स क्या है, लिमिट्स पे और क्वेश्चन 1-2 करके जाना है। लिमिट क्यों करना है, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, एमसीक्यू ओरिएंटेड चैप्टर्स हैं ये सब, ठीक है? ऑल अदर स्मॉल टॉपिक मतलब मैं आई होप समझ गए हो आप लोग, फर्म्स वगैरह भी कवर है, फर्म वैसे तो फर्म वाला जो पार्टनरशिप हम पीजीबीपी के साथ कवर हो गया है, बट फर्म भी इसमें कवर है, ठीक है? अब आता है इक्विलाइज़ेशन लेवी। इक्विलाइज़ेशन लेवी 4 से 6 नंबर का आ जाता है बिल्कुल। अमेंडमेंट्स पे ज़्यादा फ़ोकस रखना और मैं बोलता हूँ आपने किसी से भी पढ़ा हो ना, बीबी सर का लेक्चर देख लेना, वो स्टोरी जैसे याद करवा देंगे। इक्वलाइज़ेशन लिविंग में स्टोरी जैसे याद हो जाएँगे और मॉड्यूल के इसके 4-6 क्वेश्चन हैं, वो करके जाना। मॉड्यूल के क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट होता है, मॉड्यूल के क्वेश्चन इसके देख लेना, ठीक है? और जितनी बार रिवीजन लेक्चर देखो, किसी भी फैकल्टी के देखो, ट्राई करना डायरेक्ट टेक्स्ट में 2 से 3 बार, 3 से 4 बार तो सुन लेना क्योंकि याद आता है। पेनल्टीज़ को भी सर बी में रख दिया है, पेनल्टीज़ तो डी हो जाता है बिल्कुल। बेटा बिल्कुल डी है मैं मानता हूँ, कभी नहीं आता है बट अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग आई थिंक 270 और 271 है, ये बिल्कुल करके जाना, ये तो बिल्कुल आ ही सकता है, 5 मिनट का काम है, ठीक है? अब आता है असेसमेंट प्रोसीजर, अपील एंड रिवीजन। असेसमेंट प्रोसीजर, अपील एंड रिवीजन थोड़ा-सा मैं मानता हूँ कि ये आपको इंटरेस्ट कम इसलिए आएगा क्योंकि आर्टिकलशिप में एक्सपीरियंस भी इसका बिल्कुल नहीं रहता है ज़्यादातर लोगों को। तो आप लोग इसको छोड़ के तो बिल्कुल मत जाना। एटलीस्ट 139 रिटन फाइलिंग, 147 टू 149 ये अमेंडमेंट वाला है, ये ज़रूर कर लेना। 144 बेसिसमेंट, 263 और 264 रिवीजन वाले। पहले ये कर लेना, उसके बाद बाकी टॉपिक्स कर लेना, ठीक है? इससे भी 10 नंबर का अराउंड आता है, बट ये थोड़ा-सा पढ़ने में इंटरेस्ट कम आता है कंपैरेटिवली पीजीबीपी और कैपिटल गेन। एडवांस रूलिंग भी बी कैटेगरी में क्यों रखा है? श्योर शॉट 3 से 5 नंबर का आता है, बहुत छोटा है, आर बार वाला चैप्टर है। में भी अमेंडमेंट्स हैं। बीवी सर का लेक्चर ज़रूर देख लेना, आधे घंटे 1 घंटे का होगा, उससे पूरा आपका याद हो जाएगा। क्वेश्चन्स इसमें करो, नहीं करो, देख ज़रूर लेना एक बार लास्ट मोमेंट पे, ठीक है? अदर सोर्सेज़ में रिलेटिव की डेफिनिशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और गिफ्ट का टैक्सेशन ज़रूर पढ़ लेना, ये तो पढ़ ही लेना भाई, ये तो पढ़ ही लेना। इसके बाद बाकी अदर सोर्सेज़ का पढ़ना, अदर सोर्सेज़ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं मिक्स। 269 एसएस, एसटी, टी ये क्या होता है? ये आप पढ़ लेना। ये एमसीक्यू में आ जाते हैं, तो ये अपन का हो जाता है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में एक बार क्या है फिर से देख लेते हैं। सारी स्मॉल टॉपिक्स, बिज़नेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, टनेज टैक्सेशन की लिमिट ज़रूर याद रख लेना और उसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ़ लिमिट्स तो है भाई, इसलिए याद कर लेना। लास्ट डे इन छोटे चैप्टर्स को ज़रूर देख के जाना, एक-एक क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, सिर्फ़ एक-एक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मत करना। इक्वलाइज़ेशन लेवी, पेनल्टीज़, 270 सेक्शन 271 वाला, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील एंड रिवीजन, एडवांस रूलिंग, अदर सोर्सेज़ के कुछ टॉपिक और 269 वाला ये सीरीज़, ये आपका बी कैटेगरी हो गया। ए और बी कैटेगरी अराउंड 80 मार्क्स तो हो ही गया होगा, ठीक है? कैटेगरी सी क्या है? ऑल अदर टॉपिक्स। अभी भी बहुत सारे बचे हैं क्या बेटा? अभी आप बुक खोलोगे ना, तो बहुत बचा मिलेगा आपको। ऑल अदर टॉपिक्स आपको करना है, ऑल अदर टॉपिक्स आपको करना है कैटेगरी सी में। देखो ये मेरा पर्सनल मेरा एनालिसिस था, अगर आपको लगता है कुछ चैप्टर आपको कि आपको ए कैटेगरी में है, तो आप उसको ए में रख के कर सकते हो, ठीक है? आई डोंट नो आज पेन को क्या हो गया है। ओके। अब सर ये सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी जैसे हैं, बहुत लोग के क्वेश्चंस आते थे और मेरे से तो मेरे दोस्तों ने भी पूछा था कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो मैं बताऊँ तो मैं तो नहीं पढ़ के गया था, क्योंकि ये कोर्स में ज़रूर है, बट आता नहीं है। आता भी है तो 2 से 3 नंबर का आता है, पर हमारा फ़ोकस 2-3 नंबर गेन करने का नहीं है। हमारा बेसिक नॉलेज तो सब चीज़ हमारा होना चाहिए। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन, अलाउंसेस एंड न्यू स्कीम जैसे 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो न्यू स्कीम में 115 बीएसई में नहीं मिलता है शायद। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? जीएवी क्या होता है? एनएवी क्या होता है? म्युनिसिपल टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें, आधे घंटे बैठ के भी लेके बैठोगे ना तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी निपट जाएगा। इतना नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, बाकी छोड़ देने का, ठीक है? टिप क्या है इसमें सर?
तो ये हमारा पहले तो हो जाता है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी का पूरा एबीसी। जो भी फैकल्टी से पढ़े हो, डिटेल्ड वाले नोट्स हैं तो फर्स्ट रिवीजन में आप लोग वो पढ़ लेना। सेकंड रिवीजन ऑनवर्ड आप कंसाइज़ समरी बना लेना। नहीं हो तो यश खंडेलवाल सर के स्मार्ट रिवीजन लेक्चर्स भी डले हुए हैं अलोंग विथ नोट्स, वो देख लेना। वीडियो लेक्चर्स अगर आपको देखने हो तो बीबी सर का ही देखना है। पर सर हमारे पास अब मेरे को तो कोई पूछ रहा होगा कि डीटी बिल्कुल भी नहीं आता है, तो क्या वीडियो लेक्चर के बेसिस पे हो जाता है? तो अगर आपने किसी और फैकल्टी के पहले ले चुके हैं लेक्चर्स तो थोड़ा बहुत भी आता हो, बस आपको लिंक नहीं कर पा रहे हो, तो बीबी सर के लेक्चर देख लोगे, यूट्यूब पे डले हुए हैं, लिंक हो जाएगा। नोट्स किसके प्रेफ़र करना है, तो नोट्स डायरेक्ट टेक्स्ट में 90% ऑफ द टाइम अपनी फैकल्टीज़ के कर लेना, और 10% जो है जिसमें लगता है कि रेट्स वगैरह एनआर्ट के रेट्स कंपाइल चाहिए, आपको टीडीएस के रेट्स कंपाइल चाहिए, तो उसमें अतुल अग्रवाल, यश खंडेलवाल, ये 2 फैकल्टीज़ हैं, इनके ईज़िली आपको नोट्स मिल जाएँगे। बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, ईज़िली स्कोर कर सकते हो, 60 प्लस मार्क्स बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया पूरा एनालिसिस। अब थोड़ी-सी टिप्स की बात कर लेते हैं, तो भाई ऑल रेट आप सब रेट को एक प्लेस में लिख लो। एनआर टैक्सेशन 115 बीएसई की ये जो स्लैब्स है, जो भी लिमिट्स है, ये आपको अगर किसी फैकल्टी की मिल जाए तो वो रख लो। प्रेफ़रेंस सबसे पहले यही रहेगा कि आप लोग खुद बनाओ जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है? और रिवाइज़ कब करना है आपको? बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। आप एनआर टैक्सेशन पढ़ने वाले हो ना, तो उसके पहले एक बार आप रेट्स रिकॉल कर लो। मैं आप ये भी कर सकते हो कि आप पूरे 10-15 चैप्टर्स के साथ में रख के उसको रिकॉल कर सकते हो, बट मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, उस टाइम पे हम डर जाते हैं। भाई इतने सारे रेट्स हैं, इतने सारे लिमिट्स हैं, याद नहीं आएगा कुछ आपको, कुछ आप भूल जाओगे, कुछ वो हो जाएगा तो उससे टेंशन हो जाएगी। तो जो-जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके जस्ट 5 मिनट पहले आपको रेट्स और लिमिट्स रिवाइज़ कर लेनी है। प्रेज़ेंटेशन टिप्स में ज़्यादा आपको प्रेज़ेंटेशन इसका बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग में या ऐसा कुछ करके नहीं करना है। हर चीज़ का वर्किंग नोट ज़रूर बनाना है हर कैलकुलेशन का, और 2-2 लाइन ज़रूर लिखना है आपको पीजीबीपी जैसे क्वेश्चंस का जो भी एडजस्टमेंट करो, ठीक है? तो गाइज़ ये था एबीसी एनालिसिस डायरेक्ट टेक्स्ट का। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, टेलीग्राम चैनल मेरा जॉइन कर लेना। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।